चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कुछ याद आ रहा है कि 9th स्टैंडर्ड में भी हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखा था, और वही चैप्टर इस बार भी जो है वो ये रिपीट है। सेम चैप्टर है, कोई जो है वो ये ज़्यादा नहीं, हाँ सम से सिर्फ सब जो है वो अलग है। 9th चैप्टर में जो 9th स्टैंडर्ड में जो फार्मूलाज आती थी वही फार्मूलाज जो है वो 10th स्टैंडर्ड में भी रिपीट है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग फिर से रिवाइज अगर करें तो प्रोबेबिलिटी मीन्स कहलाता है चांसेस। प्रोबेबिलिटी मीन्स कहलाते हैं कोई भी चीज़ में अंदाज़ा लगाना, डाउट्स जो है वो ये पता करना, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि सबसे सिंपल एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का हम लोग ये गिनते हैं कि कोई भी एक जो है वो कॉइन उछालो, एक कॉइन उछालो तो उसमें कितने चांसेस आ सकते हैं। तो एक कॉइन उछालने पर उसके अंदर दो ही चांसेस हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक कॉइन उछालने पर दो ही चांसेस उसमें होंगे कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर। और उसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड करना, उन्हीं चांसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड करना, तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसका आप लोग जो है वो डाइस का एग्जांपल वो देखते थे लूडो खेलते वक्त, जो आप डाई चलाते हो वो, कि कोई भी एक डाई चलाते हैं तो उसमें हमारे पास कितने चांसेस होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं। तो एक डाई चलाते वक्त तो उसमें हमें 6 ऑप्शंस मिलते हैं ना, 6 ऑप्शंस मिलते हैं 1 to 6 तक, कि 1 to 6 तक के नंबर्स में से कोई भी नंबर उसमें आ सकता है। सही बात है ना। उसे ही अब मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड करना तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाए। और उसे फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला आती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की एक ही फार्मूला आती है कि PE इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब कोई भी इवेंट में जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ हो या जो भी जो है आपको इवेंट पूछा हुआ हो, वो कितनी बार उनमें आते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो इवेंट कितनी बार होता है वो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि टोटल ट्रायल्स कितने हैं वो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से फिर से रिवाइज करें, सिंपल एग्जांपल से जो है वो ये पता करें कि जैसे एक डाई का ये एग्जांपल है। जब एक हम डाइस चलाते हैं तो उस डाइस के अंदर हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो अपॉन में हमेशा टोटल नंबर लिखते हैं ना। तो एक डाई चलाते वक्त तो टोटल कितने नंबर्स होते हैं उसमें, 6 होते हैं। डाई चलाते वक्त टोटल 6 नंबर्स होते हैं। फिर आपको ऐसी पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स ऑन डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स ऑन डाइस, कि डाइस में इवन नंबर्स कितने आते हैं वो फाइंड करो। तो एक डाइस होता है 1 to 6 तक के नंबर्स, उसमें इवन नंबर कितने आते हैं, तो इवन नंबर उसमें होते हैं 2, 4, 6, ये मतलब कितने इवन नंबर हुए, तो 3 इवन नंबर्स हुए। इवन नंबर्स की हमें जो है वो ये नंबर्स फाइंड करने, कौन कौन से नहीं, कितने, वो हमें ढूंढने हैं। तो 2, 4, 6 कितने इवन नंबर हुए, तो 3 इवन नंबर्स हुए। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो हम प्रोबेबिलिटी ऐसे ढूंढते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, कि जो भी इवेंट पूछा हुआ है वो कितनी बार हो रहा है वो। जैसे इसमें आपको इवन नंबर पूछा हुआ है तो इवन नंबर कितने आते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और अपॉन में हमेशा टोटल नंबर लिखते हैं कि अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है ना। तो ये बस प्रोबेबिलिटी में हम लोग इतना ही फाइंड करते थे ना, ठीक है ना, कि जो नंबर आपको पूछा हुआ है, जो इवेंट पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर्स, यहाँ पर हमेशा टोटल नंबर लिखेंगे। जिससे टोटल नंबर कितने हैं, तो 6 है। आंसर 3/6, दोनों को अगर 3 से कट करें तो आंसर मिलेगा 1/2। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ये मिल गई ना। तो समझ आ रहा है ना कैसे फाइंड करते हैं, याद आ रहा है ना कुछ, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ऐसे फाइंड करते थे। तो जैसे उस वक्त फाइंड करते थे ना, अब भी जो है वो ये वैसे ही फाइंड करेंगे, उसी तरह से जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसी फार्मूला के हिसाब से
अब हम लोग हमारी एक्सरसाइज शुरू करें। तो देखो डायरेक्ट सम्स जिसमें बीच में कुछ थियरी भी आएगी, आपको जो है वो ये प्रोबेबिलिटी की कुछ थियरी भी रिवाइज करवाता जाऊंगा। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज 15.1 जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीन्स फिल इन द ब्लैंक की तरह है। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू डैश। जो पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका मतलब ये इवेंट ई और नॉट ई मतलब कहलाता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, दोनों अपोजिट प्रोबेबिलिटी, जिनका टोटल हमेशा कितना आता है तो 1 आता है। ये थियरिकली भी याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट ई, उन दोनों का प्लस हमेशा कितना होता है तो 1 होता है, बराबर ना। दोनों प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना। फिर जैसे सेकंड में भी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, मतलब जिस प्रोबेबिलिटी का कभी कोई आंसर ही न मिले, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0। एंड सच एज इवेंट इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। याद है ना, जो इम्पॉसिबल इवेंट आता हो ना, जिसका आंसर कभी भी पॉसिबल ना हो सकता हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 कहते हैं, और उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल हम लोग वैसे कहते थे कि सन राइज इन वेस्ट, सन राइज इन वेस्ट। बताओ पॉसिबल है कि सन कभी वेस्ट में से राइज होता हो, वेस्ट डायरेक्शन में से? कभी पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, 0। ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा पूछा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो प्रोबेबिलिटी सर्टेन टू हैपन मतलब फिक्स हो, जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, जो फिक्स होने ही वाली हो, वो कंफर्म, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आता है, 1। एंड सच एज इवेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट कहते हैं। जो फिक्स वही होता हो, जो कभी ना बदले वैसा इवेंट, तो उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं, जिसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि वही एग्जांपल कि सन राइज इन ईस्ट, तो सन राइजेज इन ईस्ट, तो सन ईस्ट डायरेक्शन में से ही राइज होगा। ये सर्टेन इवेंट है, फिक्स है, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है ना। इम्पॉसिबल इवेंट हो ना तो उसका आंसर 0, और जो सर्टेन इवेंट हो उसका आंसर हमेशा 1। ऐसे ही द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कोई भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी इवेंट हो, तो सभी इवेंट्स का टोटल, सभी इवेंट का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितने भी, कोई एक सम में, जैसे हम लोगों ढूंढते हैं ना, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी करते हुए अलग अलग हम लोग अगर एक ही एक्सपेरिमेंट के अलग अलग इवेंट फाइंड करते हैं, तो उन सबका टोटल हमेशा कितना मिलता है, तो 1 मिलता है। ठीक है ना, ये भी रूल वाइज है कि हमेशा सब इवेंट्स का टोटल 1 होगा। वैसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे बड़ी होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 हमेशा 1 या उससे छोटी होगी। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी, या तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.5, 1.8, ऐसी प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। 0 या उससे बड़ी होगी, 1 या उससे छोटी होगी, बराबर ना। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर ना। ऐसे क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम,
अब पहले ये डेफिनेशन समझो, थोड़ा सा पॉइंट समझो। लिखा हुआ है इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो इसका मतलब क्या? कहते हैं जिन प्रोबेबिलिटीज में हमेशा सेम आंसर आता हो, जिस प्रोबेबिलिटी में हमेशा सेम आंसर आता हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज को या ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स के जिसका आंसर हमेशा इक्वल बनता हो, है ना, जिसका इक्वल आंसर बनता हो। जैसे कि जो है वो एक कॉइन उछालते वक्त, एक कॉइन चलाते वक्त हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी। देखो एक कॉइन अगर हम चलाते हैं तो एक कॉइन में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2 होती है। एक कॉइन में टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी? 2। उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी अगर आपको ढूंढनी हो, हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितनी बार आता है? 1 बार आता है। और अपॉन में हमेशा टोटल लिखते हैं, तो अपॉन में टोटल कितने हैं? 2। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2 हुई। उसी तरह से अगर कॉइन में आपको टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, टेल की प्रोबेबिलिटी, तो कॉइन में टेल कितनी बार आता है? 1। और अपॉन में टोटल कितने होते हैं? तो 2। मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही आई। दोनों का सेम आया ना, इसलिए हेड और टेल वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन उछालते वक्त उसमें हेड और टेल ये 2 ही ऑप्शन आते हैं, उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते ना, उसे इक्वली लाइकली कहते हैं, है ना। एक कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब 2 ही ऑप्शन होते हो, या तो येस या तो नो, या तो ये या तो वो, ऐसे 2 ही, और दोनों इक्वल ऑप्शंस मिलते हो, तो उसे इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुए हैं और उसमें हमें पता करना है कि कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। जैसे कि देखो पहला दिया हुआ है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कि एक ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कार शुरू हो सकती है या तो नहीं हो सकती। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? मतलब अगर कोई कार शुरू कर रहा है तो उसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। फिर से बता रहा हूँ, जैसे कॉइन उछालते वक्त तो उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं ना, हेड और टेल। कभी तीसरा ऑप्शन आता है कि कॉइन सीधा खड़ा रह जाए? ऐसा तो ऑप्शन नहीं होगा ना, 2 ही ऑप्शन आएंगे ना, या तो हेड या तो टेल। तो वो इक्वली लाइकली कहलाए। तो जैसे पहले में कि अगर ड्राइवर जो है वो कार शुरू कर रहा है, तो क्या उसमें 2 ही ऑप्शन होंगे कि उससे ज़्यादा भी होंगे? तो अगर ड्राइवर जो है वो कार शुरू कर रहा है, तो देखो जैसे एक्सप्लेन करें उसे, तो लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट। कार शुरू हो रही है या नहीं, इसके लिए अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं। एंड फैक्टर फॉर बोथ द कंडीशंस आर नॉट द सेम। और दोनों के लिए सेम कंडीशन नहीं है। कार शुरू होगी या नहीं इसी सेम थोड़ी है। क्या पता कार शुरू हो जाए और कुछ ही आगे चल के रुक जाए, तो दोनों की कंडीशन सेम होगी, या तो बिल्कुल भी शुरू ना हो पहले और फिर धक्के मारने पर शुरू हो जाए। दोनों की कंडीशन सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। इसलिए इक्वली लाइकली नहीं है। फिक्स सेम कंडीशन दोनों में आएगी नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन 2 देखें तो लिखा हुआ है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। अगर कोई प्लेयर बास्केटबॉल में शूट कर रहा है, पता है बास्केटबॉल खेलते वक्त वो बास्केटबॉल में बॉल डालता है, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? मतलब या तो उसमें वो शूट होगा, या तो बास्केट में जाएगा, या तो मिस हो जाएगा। तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो ये भी नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट। कहते हैं ना, ये तो प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से जो है वो ये उस पर डाल रहा है। इसमें फिक्स थोड़ी है कि हमेशा जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे अगर कोई प्लेयर जो है वो बहुत टैलेंटेड हो तो वो कुछ भी हो जाए, उसका बॉल हमेशा बास्केट में जाएगा ही जाएगा। सही बात ना, टैलेंटेड हो तो। और जैसे बास्केटबॉल खेलना ही ना आता हो तो कुछ भी हो जाए, उसका बॉल कभी भी बास्केट में जाएगा ही नहीं, वो हमेशा मिस होगा। इसीलिए ये हर कंडीशन में सेम नहीं है। कहते हैं ना, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर की एबिलिटी कितनी है। सो इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। इसलिए ये
इक्वली लाइकली इवेंट कहलाया नहीं। ओके उसी तरह से नंबर 3 दिया हुआ है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कि अगर कोई आंसर का ट्रू और फॉल्स आंसर देना है तो राइट या रॉन्ग वो पता करना है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि ट्रू या फॉल्स उसके दो में से ही एक ऑप्शन होगा ना। कोई भी क्वेश्चन का या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो में से ही एक ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट कहलाया कि हाँ ये करेक्ट है। सही बात ना। ऐसे ही अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। कि अगर न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है तो या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। सही बात ना, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, यही दो ऑप्शन आते हैं फिक्स, इसलिए ये दोनों इक्वली लाइकली कहलाए। ध्यान आ रहा है ना। ये जनरल थियरी है, सिर्फ ये सम्स नहीं है, जनरल थियरी है कि कौन से इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं है। अब एक दूसरा देखें, ये भी थियरी वाइज सिर्फ दिया हुआ है कि क्वेश्चन 3 है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कहते हैं कोई भी फुटबॉल गेम जो है वो खेलते हैं ना, तब फुटबॉल गेम शुरुआत करते वक्त कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, मतलब पहले जो है वो शुरुआत करेगी, ये हमेशा एक जो है वो कॉइन टॉस करके क्यों पता करते हैं। हमेशा कॉइन ही क्यों उसमें जो है वो लिया जाता है। कहते हैं वाई टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। कॉइन उछालना यही सबसे इजी और सबसे अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वाइल टॉसिंग अ कॉइन इट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि उसमें हमेशा 2 ही ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और हेड और टेल ये कैसे हैं, इक्वली लाइकली है, अभी समझा था ना, बरोबर ना। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। कहते हैं टॉस उछालना तो इसका रिजल्ट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल आता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता कि हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल ही आएगा, ऐसा कोई फिक्स होता है नहीं आएगा, है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। दैट्स वाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। इसलिए हमेशा कॉइन उछालना वो सबसे फेयर वे, सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, क्योंकि कॉइन उछालते वक्त हमेशा 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, तीसरा मिलेगा नहीं, और उस 2 में से भी फिक्स कौन सा मिलेगा ये पता नहीं होता। तो इसलिए इजीली दोनों टीम के बीच में जब जो है वो कॉइन उछाला जाए तो इजीली पता चलेगा ना कि या तो ये जो है वो प्लेयर्स, ये टीम जो है वो शुरू करेगी या तो वो टीम शुरू करेगी। इसलिए सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, कोई भी गेम खेलते वक्त अगर 2 में से ऑप्शन फाइंड करना हो तो कॉइन उछालना सबसे इजी रहता है। ठीक है ना। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। जैसे 2/3 -1.5 15% एंड 0.7, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। देखो हमने प्रोबेबिलिटी के लिए रूल बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आती है, बराबर ना, इससे कम या इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए देखो पहला आंसर 2/3, 2 डिवाइड बाय 3 करोगे ना तो उसका आंसर आएगा कुछ 0.6666, वो कंटिन्यूसली नंबर होंगे। 0.666 मतलब ये 0 और 1 के बीच में आया ना, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.666 होगा, तो 0 और 1 के बीच में आया, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है कि ये प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा है -1.5, तो देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 के इस तरफ माइनस में प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब माइनस में, और दूसरा 1 पॉइंट भी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का आंसर तो हमेशा 0 पॉइंट होता है, 0 के और 1 के बीच में तो 0 पॉइंट ही होता है, तो ये माइनस में भी है और 1 पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता।
पूछा हुआ ना कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। सही बात ना, क्योंकि माइनस में पॉसिबल ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। 15%, तो 15% करेक्ट है, क्योंकि 15% को अगर पॉइंट में करना हो तो हम लोग लिखते हैं 15/100। 15/100 मतलब उसे लिखा जाता है 0.15। क्या लिखा जाता है उसे? 0.15 लिखा जाता है। तो 15/100 0.15 ये जो है वो करेक्ट आंसर कहला। ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी सही है प्रोबेबिलिटी के लिए। एंड 0.7 तो ये तो करेक्ट दिया हुआ ही है, 0 और 1 के बीच में, ये भी करेक्ट है। तो पूछा हुआ था कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होगा। समझ आ रहा है ना बात? क्लियर है? तो देखो आज हमने ये प्रोबेबिलिटी की थियरी समझी और कुछ जो है वो ये बेसिक नॉलेज जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी के लिए। अब प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉपर सम्स आएंगे हमारे स्टैंडर्ड 10 के, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखें। थैंक यू।